यार एक बार सोचो, तुम्हारे कभी जो प्लास्टिक की थैली में खाया है शादी में, जोमाटो से या स्विगी से, वो आज से 700 साल बाद भी जमीन पर पड़ी रहेगी। मतलब जब तुम्हारे परपोते के परपोते भी मर चुके होंगे, तब भी वो वाली पार्ले जी वाली प्लास्टिक कहीं किसी नाले में घूम रही होगी। ये सच है, और ये सुनता हूं तो रात को नींद नहीं आती। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी बताता हूं जिसमें एक एनआईटी प्रोफेसर ने उड़ीसा के एक लैब में बैठ के जामुन की गुठलियां उठाईं और प्रैक्टिकली प्लास्टिक को चैलेंज दे दिया, सीधी गुठलियों से। सीरियसली यार। तो पहले प्रॉब्लम समझो। दुनिया में हर साल 353 मिलियन टन्स प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होती है। ये इतना ज्यादा है कि अगर सब प्लास्टिक को एक जगह रख दो तो 35 आईफिल टावर्स रोज बनते हैं पूरा साल। ग्रैंड व्यू रिसर्च के 2024 के डेटा के मुताबिक ग्लोबल बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मार्केट अभी $500 बिलियन से ज्यादा की है और 2033 तक ऑलमोस्ट $876 बिलियन तक पहुंच जाएगी। मतलब दुनिया समझ गई है कि कुछ तो बदलना पड़ेगा। अब इंडिया की बात करो तो यार मामला और भी सीरियस हो जाता है। इंडिया में पीआईबी के डेटा के हिसाब से सिर्फ फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ही 1.9 करोड़ मेट्रिक टन्स, सोचो 1.9 सीआर मेट्रिक टन्स खाना सड़ के बर्बाद हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि पैकेजिंग ठीक नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है और प्लास्टिक फिल्म खाने को फ्रेश नहीं रखती, सिर्फ बंद करती है। क्या होगा अगर तुम्हारा खाना पैक करने वाली चीज ही खुद सीधा खाने की शेल्फ लाइफ बढ़ा दे, बैक्टीरिया को मारे और उसके बाद 60 दिन में मिट्टी में घुल जाए? रुको बताता हूं। ये आइडिया नया नहीं है दुनिया के लिए। जर्मनी में 99% प्लास्टिक बॉटल्स रिटर्न होती हैं। उनका सिस्टम इतना टाइट है। नेदरलैंड्स ने सीवीड बेस्ड पैकेजिंग 2019 में ही एक्सपेरिमेंट शुरू कर दी। जापान ने रिसोर्स सर्कुलेशन स्ट्रैटेजी फॉर प्लास्टिक्स लॉन्च की, जो मरीन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को प्रमोट करती है। अमेरिका में कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन स्टेट्स में बीपीआई सर्टिफाइड कंपोस्टेबल पैकेजिंग मैंडेटरी हो रही है। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज कब से इस डायरेक्शन में चल रही हैं। लेकिन जहां से रॉ मटेरियल आता है, जैक फ्रूट, जामुन, लीची, टैमरिंड, वो तो इंडिया है यार। तो सोल्यूशन भी इंडिया से आना चाहिए था, और आया। मीट डॉक्टर प्रीतम सरकार से, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, एनआईटी राउरकेला, ओडिशा। नाम सुन के लगता है नॉर्मल प्रोफेसर होगा, लेकिन इस बंदे की स्टोरी सुनोगे तो रियलाइज होगा कि ऑब्सेशन क्या होती है। प्रीतम ने 2007 में वेस्ट बंगाल से डेयरी टेक्नोलॉजी में बीटेक की, फिर कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से एमएस किया 2010 में, फिर पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी से 2014 में फूड साइंस में पीएचडी की। पर्ड्यू से पीएचडी करना मतलब अमेरिका में सेटल होना बहुत इजी था। अच्छी कंपनी, अच्छा पैकेज, यूएस सिटीजनशिप, सब रेडी था। लेकिन प्रीतम ने 2013 में वापस इंडिया आने का डिसाइड किया, पीएचडी कंप्लीट होने से पहले, सिर्फ इसलिए कि एनआईटी राउरकेला में एक नई डिपार्टमेंट बन रही थी और वो चाहते थे कि वो उसकी नींव बनाए। ये भी कोई बात है? अमेरिका छोड़ो, राउरकेला हो। लेकिन यही था उनका ट्रिगर। वो देख रहे थे कि इंडिया में फूड इंजीनियरिंग का फ्यूचर कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन फैसिलिटीज नहीं थी, रिसर्च नहीं था, डायरेक्शन नहीं था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि यही काम करना है। उनके साथ आए डॉक्टर संतोष रविचंद्रन, जो जनवरी 2020 में प्रीतम का तीसरा पीएचडी स्टूडेंट बना। संतोष ने मार्च 2025 में पीएचडी कंप्लीट की और अभी एसआरएम यूनिवर्सिटी तिरुचिरापल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर है। इन्हीं दोनों ने मिलकर वो किया जो ऑनेस्टली शॉकिंग है। अब समझो एग्जैक्टली कैसे बनाई ये मैजिक। प्रीतम का अप्रोच था सर्कुलर बायो इकोनॉमी, मतलब वेस्ट से वैल्यू निकालो। सोचो इंडिया में कितने जैकफ्रूट, जामुन, लीची, टैमरिंड के बीज रोज डस्टबिन में जाते हैं। कोई नहीं सोचा इन्हें सीरियसली। प्रीतम ने सोचा, और फिर शुरू हुआ 4.5 साल का एक टीडियस, ऑब्सेसिव, एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट। पहले समझो टेक्नोलॉजी को स्ट्रीट लेवल पे। तुमने कभी देखा है कि कर्ड जमता है तो उसमें एक स्ट्रक्चर होता है? वो होता है बायोपॉलिमर का काम। नेचुरल पॉलिमर जो प्लांट, एनिमल या माइक्रोब से आता है, पेट्रोलियम से नहीं। अब इनकी टीम ने सोचा, अगर नेचुरल पॉलिमर्स को साइंटिफिकली मिक्स करें तो क्या प्लास्टिक जैसा मटेरियल बन सकता है? टेक्निकल डिटेल सुनने के लिए तैयार हो? चलो। टीम ने सबसे पहले टैमरिंड के बीज से एक चीज एक्सट्रैक्ट की जिसका नाम है ज़ाइलोग्लूकैन, एक हेमीसेल्यूलोज। ये स्ट्रक्चर देता है मटेरियल को, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीमेंट देता है बिल्डिंग को। ये बेस बन गई। लेकिन सिर्फ सीमेंट से घर नहीं बनता, स्टील भी चाहिए। तो टीम ने जैकफ्रूट के बीज से स्टार्च निकाला, जामुन के बीज से स्टार्च निकाला, लीची के बीज से स्टार्च निकाला। यार लीची सीड स्टार्च में बहुत रिच होती हैं, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। इन सब को टैमरिन बेस के साथ मिक्स किया। अभी भी मटेरियल वीक था, तो उन्होंने एक जीनियस मूव किया। यूएस एफडीए अप्रूव्ड नैनो पार्टिकल्स ऐड किए, जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स, चिटोसान नैनो पार्टिकल्स जो सीफूड शेल से आते हैं, और लिग्निन नैनो पार्टिकल्स जो वुड से आते हैं। ये नैनो पार्टिकल्स एक साथ 3 काम करते हैं। मटेरियल मजबूत करते हैं,
एंटी माइक्रोबियल प्रोटेक्शन देते हैं यानी बैक्टीरिया मार देते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं यानी ऑक्सीजन से खाने को बचाते हैं। ये सब मिला के एक नैनो कॉम्पोजिट कॉम्प्लेक्स बना जो पैकेजिंग के लिए फिट था। फिर इस मटेरियल को दो फॉर्म में बनाया गया, एक लिक्विड कोटिंग जिसमें फ्रूट्स को डिप करो और सुखा दो, एक पतली प्रोटेक्टिव फिल्म बन जाती है। दूसरा सॉलिड बायोप्लास्टिक शीट्स जो सीधा प्लास्टिक की जगह यूज हो सकती है रैपिंग में। और जब टेस्ट किया गया यार रिजल्ट्स देख के अंदर से खुशी हो गई। जैक फ्रूट टैमरिंड जिंक ऑक्साइड वाली कोटिंग टमाटर पर शेल्फ लाइफ गई 15 दिन तक। जामुन टैमरिंड चिटोसान वाली कोटिंग सपोटा यानी चीकू पर 12 दिन। लीची टैमरिंड लिग्निन बनाना पर सिर्फ 6 दिन। और ये सब पैकेजिंग 60 डेज में कंप्लीटली सॉइल में घुल जाती है। कोई टॉक्सिक रेजिड्यू नहीं, कोई माइक्रोप्लास्टिक नहीं, कुछ नहीं। और एक और चीज है जो एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग है, इन्होंने एक पीएच सेंसिटिव स्मार्ट पैकेजिंग भी बनाई। कोडो मिलेट का स्टार्च और बीटरूट पील एक्सट्रैक्ट मिला के एक बायोपॉलिमर बनाया जो सीफूड के साथ यूज करो तो लिटरली कलर चेंज करता है जब खाना खराब होने लगता है। मतलब पैकेजिंग खुद तुम्हें बता देगी ये मत खाओ। ये तो फ्यूचर है यार। अब क्राइसिस मोमेंट 2022 था। रिसर्च चल रही थी, जर्नल्स में पेपर्स पब्लिश होने लगे थे, लेकिन इंडस्ट्री आई नहीं। कंपनी से बात करो तो कहते प्राइस ज्यादा है, कन्वेंशनल प्लास्टिक सस्ता है। एक बार एक बड़ी फूड प्रोसेसिंग कंपनी के साथ बात चल रही थी पार्टनरशिप के लिए। प्रेजेंटेशंस हो रहे थे, डेमोज हो रहे थे। फिर कंपनी ने सीधा बोल दिया कि हमारे करंट वेंडर से सस्ता नहीं है तो हम स्विच नहीं करेंगे। पूरी मेहनत, 2 साल का डेटा, डेमोज सब एक मीटिंग में रोक दिया गया। प्रीतम और संतोष वहां बैठे थे। लैब में वापस आए, दूसरे दिन फिर से काम पे लग गए, क्योंकि ये लोग जानते थे इकोनॉमिक्स जरूर बदलेगी, प्लास्टिक बैन्स आएंगे, कंज्यूमर माइंडसेट शिफ्ट करेगा। और प्रीतम ने एक इंटरव्यू में स्टार्टअप पीडिया को बताया कि जो लोग अभी प्लास्टिक से कैंसर और माइक्रोप्लास्टिक का लिंक समझेंगे वो सस्टेनेबल पैकेजिंग के लिए प्रीमियम देने को तैयार होंगे। सही बात है यार। फंडिंग की बात करें तो ये पूरा इनोवेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिक रिसर्च फंड से हुआ, 0 पर्सनल कैपिटल। गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 90 से 92 लाख रुपीस टोटल दिए डिफरेंट पैकेजिंग इनिशिएटिव्स में। लैब वर्क लेट 2024 तक कंप्लीट हुआ। पेपर्स 2022 से 2025 के बीच टॉप साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश हुए। और अभी 2026 में प्रीतम की टीम फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री के प्लेयर्स से एक्टिव डिस्कशंस में है। 1 साल के अंदर मार्केट में आ सकती है ये पैकेजिंग। क्या होगा अगर ये पैकेजिंग स्केल हो जाए? रुको बताता हूं। इंडिया के 19 मिलियन मेट्रिक टन्स फूड वेस्ट में बड़ी कमी आएगी। फार्मर्स को कोल्ड स्टोरेज पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। ये पैकेजिंग ही उनका रेफ्रिजरेटर बन जाएगी। एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं क्योंकि शेल्फ लाइफ एक्सटेंड होगी। और ग्लोबली 353 मिलियन टन्स प्लास्टिक वेस्ट में इंडिया की ये टेक्नोलॉजी एक बड़ा डेंट डाल सकती है। जर्मनी, नेदरलैंड्स, जापान जो ऑलरेडी सस्टेनेबल पैकेजिंग चाहते हैं वो इंडिया से ये टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकते हैं। इमेजिन करो, इंडिया का जैक फ्रूट सीड जर्मनी की सुपरमार्केट्स में फूड रैप कर रहा है। यार सोच के ही गूज़बम्स आते हैं। एक एनआईटी प्रोफेसर जो अमेरिका छोड़ के उड़ीसा आया, उसने लैब में बैठ के जवाब दिया एक 700 साल पुरानी प्रॉब्लम का। और वो जवाब था जैक फ्रूट की एक गुठली में छुपा हुआ। कभी कभी लगता है इंडिया का असली इनोवेशन वहां होता है जहां दुनिया ध्यान नहीं देती। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर ये बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मार्केट में आ जाए, क्या तुम इसके लिए थोड़ा प्रीमियम प्राइस देने को तैयार हो? नीचे कमेंट में बताओ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि ऐसी स्टोरीज हैं जो दुनिया को दिखानी चाहिए। थैंक यू जी, बाय बाय।